चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात हो रही है यहाँ पर लॉकडाउन से मिले परिणामों की, उसके नतीजों की और किस तरीके से अब सरकार और प्रशासन आगे बढ़ रहा है उस पर। साथ ही ताजा जो कोविड का आंकड़ा है, संक्रमण दर है, उसको लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। विक्रम हमारे साथ सिरसा से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा और भी हमारे सहयोगी राजस्थान, पंजाब से भी जुड़े हुए हैं। विक्रम, आपसे मैं जानना चाह रही थी कि जैसे पूरे देश को 3 जोन में जो है बांट दिया गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो सिरसा प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर ये विभाजन किया है? क्या यहाँ पर भी इस तरह की कोई कैटेगरी आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह अभी नए केस जो 2 नए आए हैं, तो वहाँ पर डबवाली के अंदर सदर थाना है, वहाँ पर जो सिविल सर्जन की देखरेख में वहाँ पर एक जो है बनाया गया है, वहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम को लेकर जो है सभी तरह की जो है विभाग अपनी निगरानी रखे हुए हैं। अगर हम सिरसा जिले की बात करें, सिरसा जिले को फिलहाल अभी कोई भी किसी भी भाग में नहीं बांटा गया है। सभी प्रकार की सुविधाएं जो है लोगों तक पहुंच रही हैं। चाहे किराने की दुकानों की बात की जाए, चाहे सब्जी की बात करी जाए, सभी सुविधाएं लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन एक खास बात यहाँ ये है कि लोग जो बेवजह सड़कों पर घूमने वाले हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो प्रशासन शिकंजा नहीं कसने में जो है विक्रम, कामयाब नहीं एक हो पा अंतिम रहा है। सवाल मैं जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान ही यहाँ पर सरकार ने कई सारी चीजों को छूट देने का ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दी थी। तो सिरसा में कितने आप देख रहे हैं कि कल कारखाने और फैक्ट्रियां शुरू हो गई हैं, कितने मजदूर काम पर लौटे हैं और कितनी दुकानें जो हैं अब खुली हैं? जी, अगर सिरसा की बात करें तो यहाँ पर जो कृषि यंत्र की रिपेयरिंग की दुकानें हैं, चाहे बीज या खाद की दुकानें हैं, उनको खोला गया है। और साथ में जो पंखे और कूलरों की दुकानों को जो है खोला गया था, और उसको लेकर प्रशासन ने जो है अभी भी जो है कई लोग ऐसे हैं जो भीड़ बनकर जो है वहीं इकट्ठा हो रहे हैं, जिनको प्रशासन का भी मशक्कत करना पड़ रहा है। इसको लेकर अब जो है नया मैप बनाया जा रहा है कि ताकि जो है दिन के हिसाब से जो है उन दुकानों को खोला जाएगा, ताकि इन बढ़ती भीड़ के ऊपर जो है काबू पाया जा सके। जी, परिवहन सेवाएं भी क्या यहाँ पर शुरू हो गई हैं या होने वाली हैं? जी, अभी फिलहाल इसको लेकर कोई भी हमें जो है सूचना नहीं मिली है। फिलहाल अभी जो किसी प्रकार की वाहन सेवाएं यहाँ शुरू नहीं की गई हैं। इसको लेकर जो है जिस तरह की आगे शुरू की जाएंगी, तो सिरसा उपायुक्त द्वारा जो है इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो बताया जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। अजय मेहता फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं, हरियाणा के। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि ये बहुत अच्छी और सुकून की खबर है कि फतेहाबाद में कोई नया मामला जो है वो नहीं आया है पिछले कई दिनों से। तो इसके तहत प्रशासन जो है क्या पूरी तरीके से ये मानकर चल रहा है कि उसे ये कैटेगराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर यहाँ भी जोन वाइज लेकर के चीजों को प्रशासन आगे बढ़ रहा है? कायनात, देखिए, जहां तक हम प्रशासन की बात करते हैं और फतेहाबाद के में जिस तरह मामले सामना नहीं आना है 30 दिन से लगातार, तो कहीं पे भी प्रशासन कहीं इसको लेकर के ढील नहीं बरत रहा है। पूरी एहतियात के साथ जो है कदम रखे जा रहे हैं। फतेहाबाद में हर उस जगह को, हर उस संदिग्ध व्यक्ति को स्कैन किया जा रहा है, स्क्रीन किया जा रहा है। गांव में जाकर के निजी चिकित्सकों द्वारा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के द्वारा जो है कैंपिंग की जा रही है, कैंप लगाए जा रहे हैं और लोगों को स्क्रीन किया जा रहा है। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा कायनात, पिछले जो 30 दिनों में कोई भी केस सामने नहीं आया है। इसके अलावा फतेहाबाद के अंदर क्वारंटाइन करने के लिए 3 से 4 जो धर्मशालाएं हैं और कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वो ऑक्युपाइड किए गए हैं। यहाँ पे अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं, इनको क्वारंटाइन रखा गया है एहतियातन। अभी हाल ही में जो कल 1 मई को राजस्थान से करीब 300 मजदूरों को लाया गया था, फतेहाबाद के अंदर इनको रखा गया है, क्वारंटाइन किया गया है और इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है। अभी तक फतेहाबाद में जो है लगभग 1200 से 1300 के आसपास जो है लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, सैंपलिंग की गई है। सैंपलिंग के और लगभग 900 साढ़े 900 के आसपास जो है रिजल्ट आया जो नेगेटिव है, और 200 अवेटेड है, इन जिनका रिजल्ट आना बाकी है अभी। और लेकिन एक चीज यहाँ पे सबसे अच्छी यहाँ ये आती है कि फतेहाबाद के अंदर जो लोग भी हैं, जागरूक हैं, बेवजह जो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और कहीं पे भी किस तरह का पैनिक देखने को नहीं मिल रहा है। कायनात, बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि लोग जागरूक भी हैं, पैनिक नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये लॉकडाउन के दौरान जिन चीजों को खोलने की बात सरकार की तरफ से की गई थी, प्रशासन किस तरह से उस पर उन चीजों को अमल में ला रहा है? क्या चीजें उसी तरह से अब सुचारू रूप से संचालित होना शुरू हो गई हैं?
काइना देखिए, जिन चीजों को लेकर सरकार और प्रशासन पहले भी चिंतित था और लगातार कहा जा रहा था कि एसेंशियल कमोडिटीज जो है हर आदमी तक पहुंच सके और कम से कम लोगों को जो है वो सुविधाएं मिल सके जो एसेंशियल्स हैं। यहाँ आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी शॉप्स हैं, चाहे वो खाद बीज की हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की हैं, चाहे वो रिपेयरिंग की हैं, वो तमाम जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहती हैं और किसी तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आ रही है। वहीं एजुकेशन से रिलेटेड शॉप्स भी खोल दी गई हैं। हाँ, एक चीज यहाँ ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी आज जरूरत है, लेकिन वो दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि बाजार अगर खुलेगा, एक साथ खुलेगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक हो सकती है। इसलिए प्रशासन इस बार को लेकर के बड़ी एहतियात बरत रहा है कि एक साथ दुकानें नहीं खोली जानी है। एक स्टेप बाय स्टेप जो स्ट्रेटेजी है वो ब्यूरोक्रेट्स जो यहाँ के हैं वो बना रहे हैं, किस प्रकार के जो है आगे की रणनीति बनाई जाए, किस प्रकार से लोगों को रिलीफ दिया जाए। जी कायनात। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ मनीष कुमार भी हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे हम ज्यादा जानकारी चाहेंगे। अगर ओवरऑल हरियाणा की बात की जाए तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि हरियाणा के लिए कितना फायदेमंद जो है वो लॉकडाउन रहा है, और लॉकडाउन 3 को आप कैसे यहाँ पर देखते हैं, कितना ज्यादा इससे फायदा होने वाला है? देखिए कायनात, जो हरियाणा में जब से पूरे भारत देश में लॉकडाउन हुआ तो हरियाणा में उससे पहले ही कुछ जिले में लॉकडाउन कर दिया गया था। और अगर बात करें तो उसकी मुख्यमंत्री की जो अपील थी, प्रधानमंत्री की जो अपील थी, वो हरियाणा में लोगों ने उसको माना। वहीं पे शासन प्रशासन की बात करें तो शासन प्रशासन ने भी अपनी। चलिए मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से लगता है दिक्कत पेश आ रही है। हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। हेमंत जेमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान के अलवर से। हेमंत, जैसा आपने बताया कि अलवर में स्थिति जो है काफी चिंताजनक है। राजस्थान सरकार भी जिस तरह से संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है प्रदेश में, उसको लेकर काफी चिंतित है। इसी बीच यहाँ पर मूवमेंट भी बड़ा है। राजस्थान से मजदूर जो हैं, जो दूसरे प्रदेशों के हैं, वो वहां पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही जो दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूर हैं वो राजस्थान में लाए जा रहे हैं। इसको लेकर किस तरह से सरकार की आगे की जो प्लानिंग है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहेंगे, कितनी ज्यादा यहाँ पर सरकार उनको बेहतर कर पाई है इस दौरान? देखिए कायनात, अलवर जिले की बात करें तो जो श्रमिकों के विस्थापन की बात है, यहाँ से जो उनको भेजना है या वहां से लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक पोर्टल यहाँ पर जनरेट किया गया है, जिसमें आप मोबाइल पर बैठे बैठे एंट्रीज कर सकते हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उसमें करीब 750 से ज्यादा श्रमिकों ने यहाँ अलवर जिले में आने की एंट्री की है, पंजीयन किया है, और करीब 2200 से ज्यादा जो श्रमिक है यहाँ से अलवर से अन्य राज्यों में जाने के लिए पंजीयन किया है। ऐसे में उनकी व्यवस्था प्रॉपर हो, इसके लिए लगातार जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह अधिकारियों की बैठकें ले रहे हैं, और श्रमिकों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, और यहाँ तक कि उनके ट्रेवल की जो मूवमेंट है उसके लेकर के भी उन्होंने आरटीओ रानी जैन को निर्देशित किया गया है। दूसरी बात मैं बता दूं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात है तो उसके लिए अभी ताजा अपडेट मेरे पास है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ अपडेट बता रहा था, लेकिन अभी कुछ ताजा अपडेट मेरे पास आए हैं। अब आज सुबह करीब 8 बजे तक की बात है, तो उसमें 3708 सैंपल टोटल यहाँ पर लिए गए हैं, और सुबह 8 बजे 59 सैंपल अभी तक लिए जा चुके हैं, जिसमें करीब 9 पॉजिटिव हैं। और जो नेगेटिव सैंपल्स की बात करें तो 3090 यहाँ पर सैंपल नेगेटिव हैं, और करीब 609 सुबह के 67 है। और जो आंकड़ा है, ये ताजा अपडेट 8 बजे का आंकड़ा है। ऐसे में जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, लगातार दुरुस्त क्या हेमंत, क्या ये सैंपलिंग पिछले 24 घंटे में ही की गई? जो 3700 आप बता रहे हैं कि सैंपल लिए गए और ये जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, या ये पिछले कुछ दिनों से ये प्रोसेस जो है वो चलता आ रहा था और अभी तक इतनी ही सैंपलिंग हुई है? ये कायनात ये आज सुबह तक का, अब तक जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना है, तब से जब तक अब ये जो अपडेट किया है वो आज सुबह अब 8 बजे तक का है। इतने सैंपल करीब 3708 सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। सैंपलिंग की जो प्रक्रिया है वो शायद कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात है ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो, घर घर जाकर के। सबसे बड़ी बात है जो ऐसे इफेक्टेड एरिया है वहां पर ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें उसके लिए तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को और नई व्यवस्थाएं करनी होंगी।
और क्या खास इन तौर पर व्यवस्थाओं को लेकर मंथन और चर्चा चल रही है सरकार के बीच में, प्रशासन के बीच में, और कैसे इनको बढ़ाने की बात हो रही है? अगर टेस्टिंग किट की बात की जाए तो टेस्टिंग किट को लेकर सरकार जो है क्या कदम उठा रही है? क्या केंद्र से मांगी गई है या खुद अपने स्तर पर ही सरकार जो है इसका अरेंजमेंट कर रही है? देखिए, पिछले दिनों की बात करें तो जो रैपिड टेस्टिंग किट थे उनमें उनके फेलियर सामने आए थे, उसके बाद से लगातार चिंता का विषय है। और जो नए टेस्टिंग किट्स हैं किस तरह से काम किया जाएगा, और खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि एक बजट दिया जाए। और राजस्थान के साथ कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है, दुभात हो रहा है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री भौत जितेंद्र सिंह जो अलवर से हैं, उन्होंने भी मुद्दा उठाया है कि सरकार, केंद्र सरकार राजस्थान के साथ एक जो भेदभाव कर रही है, और खासतौर पर राजस्थान जहाँ पे कांग्रेस सरकार है उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का जायज है कि उन्हें व्यवस्थाएं तो दी जाए, एक बजट तो दिया जाए ताकि टेस्टिंग किट खरीदे जाएं, वेंटिलेटर खरीदे जाएं। क्या सरकार की राज्य सरकार ने किसी तरह के पैकेज की भी सरकार से मांग की है, या ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है इनके लिए भी मांग की गई है सरकार की तरफ से? देखिए कायनात, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र से पत्राचार के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बताई हैं, और यहाँ तक कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की है, और पूरे अन्य राज्यों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किए गए कार्यों का अनुपालन करने, उस तरह से कार्य करने की एक सीख भी दी है। तो एक बड़ा सवाल है, एक अच्छी बात है कि उनके कार्य पर तो समीक्षा की जा रही है, सही कहा जा रहा है, लेकिन जहां बजट की बात करें तो वहां केंद्र सरकार अभी तक राजस्थान के पर मेहरबानी नहीं रख पाई है, और जो बजट की मांग है, एक पैकेज की मांग है, वो अब तक यहाँ पर दिया नहीं गया है। हालांकि जो सांसद हैं या फिर विधायक है वो अपने कोष से कुछ बजट दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है विधायकों के द्वारा या सांसदों के द्वारा जो बजट दिया जा रहा है वो खाली खाना पूर्ति है। ऐसे ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात ही मैं समझूंगा यहाँ पर ऐसे समय में, क्योंकि अब तक पिटारा खोल देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के पाये को कमजोर हो रहा है, उसको मजबूत करना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि कोरोना से लड़ाई बिल्कुल स्वास्थ्य के मोर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, उसी के बलबूते जो है इस महामारी को मात दी जा सकती है। हेमंत, आपसे ये जानना चाहेंगे, 40 दिन के करीब हो चुके हैं जब ये लॉकडाउन जो है संपूर्ण देश में लागू है। इन 40 दिनों के दौरान आपने कितनी तेजी के साथ, या यूं कहें या कितनी गति आपने देखी संक्रमण के मामलों की बढ़ते हुए, या उसमें कितनी स्थिरता आपने पाई? लॉकडाउन से कितना फायदा जो है वो हो पाया है? देखिए कायनात, सबसे बड़ा सिंपल सा फंडा है, यदि आपका टेस्टिंग नहीं होती है तो ये नहीं पता लगेगा कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। पहली बात, आप घर में बैठे हैं, स्वस्थ हैं, यदि आपकी टेस्टिंग नहीं हुई तो कोई नहीं कह सकता। जो पिछले मामले आए कि स्वस्थ लोगों में भी सामने आए ऐसी चीजें, तो अब जब तक टेस्टिंग का दायरा, सैंपलिंग का दायरा नहीं बढ़ेगा तब तक हम कैसे कह सकते हैं? पिछले 40 दिन में मैं जानना चाहूंगी हेमंत, कितने टेस्ट जो है राजस्थान सरकार कर पाई है, और कितने मामले आपने देखे कि तेजी के साथ बढ़े हैं? देखिए, आंकड़े की बात करें तो लगातार पिछले 2 दिनों में मैंने जैसे बताया राजस्थान में 133 मामले सामने आए हैं, और बड़ा चिंता का विषय है। खासतौर पर इस लॉकडाउन के बावजूद इतनी तेजी से मामले जो है उनमें वृद्धि हुई है। जी, लॉकडाउन के बावजूद ये वृद्धि हो रही है, और ये बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अभी आंकड़ा संभावित है कुछ और बढ़ जाए, क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा है इस मूवमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। वहीं पर ही जो बॉर्डर्स एरिया है वहां पर ही टेस्टिंग का प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, ताकि कोई भी दूसरे राज्य का इन्फेक्टेड व्यक्ति यहाँ पर ना आवे। अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि दूसरे राज्य के लोग चुपचाप कहीं ना कहीं से व्हीकल्स करके अपने घरों पे आते हैं। जो मूवमेंट अभी शुरू हुआ है हेमंत, क्या उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि तैयारी पूरी है? जो मजदूर आ रहे हैं या स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको क्वारंटीन किस तरीके से किया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग कैसे हो रही है, ये सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि चाक चौबंद है? देखिए, व्यवस्थाओं की बात करें तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो हिस्सा है वो इन्होंने किया है, और मेडिकल की मैंने बात बताई कि जो व्यवस्थाएं अभी इतनी नहीं है कि उससे प्रॉपर तरीके से किया जाके, क्योंकि एक पैकेज की रिक्वायरमेंट तो राजस्थान सरकार को है ही, जो केंद्र सरकार के बिहार पर जो किया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में जो सुविधाएं मिली है वो केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान को भी दी जाए, ऐसी मांग लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता जो मुख्यमंत्री हैं वहां पर अशोक गहलोत वो लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ी चीजें हैं कि जो ये जो मूवमेंट्स है, श्रमिकों का है, छात्रों का है, या भी कोई व्यक्ति है जो जा रहा है, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, परीक्षण हो, ये बड़ा रिक्वायरमेंट है। और एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाए
कि जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं अन्य राज्यों से कहीं पर आ रहे हैं उनका प्रॉपर वहीं पर ही किया जाए, बॉर्डर्स पे किया जाए, ताकि एक जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है या फिर कहीं पे सस्पेक्टेड व्यक्ति है वो दूसरे उस राज्य में प्रवेश ना करे। क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि अक्सर लोग ऐसे निकल रहे हैं जो लोग आए हैं, जो अभी हमने दो सामने आए हैं उसमें भी यही सामने आया कि व्यक्ति जाकर कहीं दिल्ली जाकर के सब्जी बेचने का काम करता था और उसने अपने खुद भी हुआ इफेक्टेड, ड्राइवर भी इफेक्ट हुआ। तो एक बड़ा मामला है। अब उससे कितने लोग होंगे, ये एक बड़ा मूवमेंट की बात है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, यहाँ पर ये चिंता का भी विषय है कि अगर इसी तरह से ये चीजें चलती रही तो लॉकडाउन का जो फायदा होना चाहिए वो उतना नहीं मिल पाएगा। हेमंत, एक अंतिम सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि राजस्थान के कितने जिलों को जो है रेड जोन के अंदर, ऑरेंज या ग्रीन जोन के अंदर रखा गया है, क्या स्थिति है इसकी? देखिए कायनात, मैंने पहले भी बताया था, अभी दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जो ये स्थिति है फिलहाल यहाँ पर इन पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। इसमें रेड जोन जो है उसमें 8 जिले हैं, ग्रीन जोन में 6 जिले हैं और ऑरेंज जोन में 19 जिले यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत इस तमाम जानकारी के लिए। तो चिंता का विषय तो है ही और स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हरियाणा से, और उत्तर प्रदेश से हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव अमितेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टोनी शर्मा हमारे साथ जुड़े थे पंजाब के संगरूर से। टोनी, अगर आप जुड़े हैं तो जरा बताएं कि पंजाब में कितने जोन में बांटा गया है, कितने कहां पर अभी हॉटस्पॉट बनाए गए हैं? जी कायनात, अगर बात करें तो पंजाब की तो 2 से 3 जिले को रेड जोन में रखा गया है। कुछ जिले हैं जो ऑरेंज जोन में है, बाकी ग्रीन जोन में। और सरकार, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मजदूरों का पलायन जो है वो भी अब शुरू हो चुका है, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, क्या यहाँ पर राजस्थान की तरह और हरियाणा की तरह पंजाब में भी मजदूर यहाँ आ रहे हैं या यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से अगर परसों की बात करें, एक दिन पहले की बात करें तो 120 जो जम्मू कश्मीर से यहाँ जो सर्दियों में शोले बांटने आते हैं वो फंसे हुए थे। जम्मू सरकार की ओर से 3 बसें आई थी जिनको वहां पे उनको वापस भेज दिया गया है। अगर मजदूरों की बात करें तो प्रवासियों को भी भेजने का पूरा इंतजाम किया गया है। भेजने से पहले बसों को सैनिटाइज किया जाता है, जो जा रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है। फिर जब भेजा जाता है तो प्रॉपर डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता है, सोशल डिस्टेंस का। और एक बस में तकरीबन से 25 से 30 सवारियां भेजी जाती है। क्या ट्रेन सेवा भी यहाँ पर शुरू हुई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेन सेवा, बस सेवा बिल्कुल क्यों भी नहीं। बसें वो आती हैं जो मान लो जम्मू से आई थी तो जम्मू सरकार ने बसें भेजी थी पंजाब में, ताकि जो जम्मू यानी आप बसों के माध्यम से ही लाने और ले जाने का काम करवा रही है सरकार और प्रशासन। बहुत शुक्रिया टोनी इस तमाम जानकारी के लिए। अमितेश, आपकी तरफ भी आएंगे और जानेंगे कि यूपी में कितने हालात बदले हैं लॉकडाउन से, और लॉकडाउन अब जो नया शुरू होने वाला है उसके बाद जो है किस तरह की नीति रणनीति सरकार प्रशासन अपना रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्टवे लगवाओ। इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्टवे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 9217092170 9217092170। माइंड हो जाएगा कूल, स्ट्रेस जाएंगे भूल। देखिए परफेक्ट प्राइम ओनली इन ब्रेक टाइम, रोजाना सुबह 8 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। जरा सोचिए, पिछले कुछ समय में न जाने कितने हाथ मदद के लिए उठे, न जाने कितने लोगों को मिला मेडिकल सपोर्ट, पर लड़ाई अभी लंबी है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्योंकि अब राशन से लेकर शेल्टर, एम्बुलेंस, वित्तीय सहायता और पुलिस सेवा जैसी सेवाएं होंगी एक ही जगह। जन सहायक हेल्प मी ऐप। यहां किसान मंडी में सामान बेचने का समय, डोनर्स कोरोना रिलीफ फंड में सीधा डोनेशन,
स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस, बीमारी में सीधा डॉक्टर्स से टेली परामर्श, स्थानांतरण पास और वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन जैसे काम होंगे आपकी उंगलियों के इशारों पर। तो अब हरियाणा वासियों के फोन में होगा एक और भरोसेमंद ऐप। डाउनलोड करें जन सहायक हेल्प मी ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बात हो रही है लॉकडाउन 3.0 को लेकर और पिछले जो लॉकडाउन यहाँ पर देख चुके हैं उनके नतीजों को लेकर। अमितेश श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े, क्या है उत्तर प्रदेश की स्थिति? देखिएगा ना, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। और खासतौर पर अगर आप आगरा को देखें तो आगरा में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो वाकई में चिंताजनक है। उसके अलावा गोरखपुर में एक भी मरीजों की जो संख्या थी वो कोरोना मुक्त शहर था, लेकिन गोरखपुर में भी 3 जो नए मरीज हैं, कुल टोटल संख्या उनकी हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार चाहे गोरखपुर हो, संत कबीरनगर हो, बस्ती हो, आगरा हो, लखनऊ हो, तमाम जगहों पे, आगरा के अलावा नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी कैनात जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, तादाद है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो संख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक है और इसीलिए आज टीम 11 के साथ आप क्या कारण मानते हैं कि ये संख्या जो है इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है? क्या आप मानते हैं कि लॉकडाउन का कुछ फर्क पड़ा है, लॉकडाउन करने से फायदा मिला है? लेकिन अगर लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन 2 की बात करें तो इस दौरान आपने कितना देखा कि वृद्धि हुई है संक्रमण के मामलों में? देखिए कनात, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी की जो लापरवाही है वो बाकी लोगों पे भारी पड़ रही है। अगर हम आगरा की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पे खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और यही वजह है कि बड़ी संख्या में वहां पर आप कह सकती हैं कि चीन के वुहान शहर के बाद से जितनी तेजी से आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वाकई वो चिंताजनक है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और उसके पीछे जो मात्र एक वजह यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी सबसे ज्यादा बुरे और गंभीर हालात कहां पर बने हुए हैं, कहां की स्थिति चिंताजनक है? यूपी की अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें कहना तो आगरा में सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज्यादा कंडीशन आप हालात कह सकती हैं कि आगरा खराब है। उसके बाद से नोएडा में भी लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो पाए जा रहे हैं। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बरेली की बात करें या फिर रामपुर की बात करो तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो शहर हैं वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिंताजनक है। सरकार अपने तरफ से एहतियात बरत रही है। आज खुद टीम 11 के जो अधिकारी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त भी बैठक कर रहे हैं और कैसे इन तमाम जो नई परिस्थितियां आई हैं उससे कैसे निपटा जाए, कैसे उस पर काबू पाया जाए, इसको लेकर जो बैठकों का जो दौर है, चिंतन और मंथन है, वो जारी है। 3 जोनों में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। हालांकि जो रेड जोन की संख्या है कहना तो बहुत ज्यादा है और ये वो शहर है जो अपने आप में जनसंख्या के लिहाज से इनकी संख्या जो है वो ज्यादा है। ऐसे में सरकारों के आगे भी, सरकार के भी आगे चुनौती है, अधिकारियों के आगे चुनौती है। लेकिन एक बात तो अमितेश, जैसे आपने कहा कि रेड जोन की संख्या सबसे ज्यादा है, अगर रेड जोन की सबसे ज्यादा है तो ये यहाँ हम थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रीन जोन में कौन कौन से जो शहर हैं, जिले हैं, उनको रखा गया है और मेट्रो सिटीज में क्या हालात हैं? देखिए तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा की संख्या होगी जो ग्रीन जिले हैं उनकी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुझे लगता है कि अनाज चूक हुई है सरकारों से तो ये हुई है कि जो बाहर से, खासतौर पर अगर आप तमाम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें तो जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं, खासतौर पर प्रवासी जो मजदूर आए हैं, उनके जरिए जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ी हुई है। कल तक गोरखपुर में जो मरीजों की संख्या थी 2 थी, लेकिन मुंबई के एक जो अप्रवासी मजदूर है वो गोरखपुर पहुंचता है और उसमें जब जांच होती है तो उसको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये इसको लेकर मैं जरूर अमितेश आपकी तरफ आऊंगी और ये जो मजदूरों को लाने और ले जाने का काम सरकारें कर रही हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस स्तर पर ये इंतजाम है, उसके बारे में भी डिटेल से आपसे जरूर जानकारी लूंगी। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हरियाणा की बात करें तो कितने जोन में आप कितने जिलों को देखते हैं? ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की बात कर रहे हैं। 22 जिलों में से आप किन किन जिलों को इसमें पाते हैं?
देखिए कायनात, जैसे ही कल लॉकडाउन 3 के लिए घोषणा हुई उससे पहले जो है हरियाणा में लगभग 14 जिले जो ऐसे हैं जहां पे हर प्रकार की जो सुविधा है उसको लगभग खोलने का सरकार ने काम किया है। अगर बात करें तो उद्योग को खोलने का काम किया है, प्रतिष्ठान जो दुकानें हैं उनको खोलने की बात कही गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बात कही गई है। वहीं पे एक बात और यहाँ पे समझने वाली बात है कि जहाँ पे 20 से कम वर्कर्स की संख्या है उसको 100% खोलने का आदेश दिया गया है। लेकिन जैसे ही कल लॉकडाउन 3 की घोषणा हुई और कुछ 14 जिलों में जो ग्रीन जोन, अगर माना हम कहें तो ग्रीन जोन है ये, और उसमें कुछ सुविधाएं जो है उसमें जो ढील देने की बात सरकार द्वारा की गई, तो आज की जो हालात हमने सुबह सुबह देखी है वो वाकई में चिंताजनक है। क्योंकि हरियाणा में जो है आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 दिन में 2 दिन पहले जो है वो 18 मामले आया, कल 8 मामले आया, तो कहीं ना कहीं जो है वो हरियाणा को जो है संभल के चलना है। लेकिन जैसे ही सरकार ने आदेश दिया कि कुछ ढील दी जा रही है तो लोग जो है वो सड़कों पर इस तरह उमड़ पड़े हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस देश में लॉकडाउन 3 चल रहा है। अगर लोग सड़क पर आ रहे हैं तो पुलिस भी तो वहां पर मौजूद है, तैनात है क्या? जहां पर आपने देखा कि लोगों की भीड़ जुटी वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, तैनात नहीं थे? देखिए कायनात, आज सुबह से जो हालात है, आज सुबह नहीं कल शाम को भी मैंने एक बार देखा था कि आखिर हम चल के देखें कि लॉकडाउन 3 का जो पालन है लॉकडाउन 2 की तरह हो रहा है या उसमें कोई ढील दी गई है। लेकिन मैंने देखा पुलिस के कर्मचारी भी जो जहां पे ड्यूटी है, वैसे शाम को 6 बजे के बाद जो नाके हैं वो सिर्फ जिला स्तर पे नाके रह जाता है, जो लोकल नाका है वो सारा नाका बंद हो जाता है। लेकिन आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो सुबह भी मैंने देखा जहां पे पहले पुलिस के 10 कर्मचारी ड्यूटी पे थे वहां सिर्फ 1-2 कर्मचारी ड्यूटी पे हैं और वो बैठे हुए हैं। ना किसी से पूछा जा रहा है कि आपने मास्क लगाया, क्यों नहीं लगाया, आप 3 मोटरसाइकिल पे बैठ के कहां जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, कार चल रही है, मोटरसाइकिल चल रहा है। जी कायनात। चलिए मनीष, आपकी तरफ लौटेंगे। अमितेश, जैसा अभी आपने बताया कि जैसे ही मजदूरों का आना शुरू हुआ मामलों में भी तेजी के साथ वृद्धि हुई। जानना ये चाह रहे हैं कि व्यवस्थाएं किस तरह की गई हैं? क्या मजदूरों की जांच यहां पर करवाई जा रही है? जहां भी उनको किसी भी स्टेशन पर अगर लाया जा रहा है, कोई केंद्र यहां पर स्थापित किया गया है उनके लाने के लिए, जांच करने के लिए, और क्या क्वारंटीन की क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए कायनात, एक बात तो समझना होगा कि किसी भी देश और दुनिया के में इस तरह की आपदा या इस तरह की महामारी इससे पहले किसी भी देश ने नहीं देखी थी। जाहिर सी बात है कि चुनौतियां बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन चूक हुई है। कायनात, आप कह सकती हैं कि चूक हुई है और सरकारों से चूक हुई है, अलग अलग जो राज्यों की जो सरकारें हैं उनसे चूक हुई है, और यही वजह है कि अब वो चूक भारी पड़ने लगी है। इसको समझना होगा। आप सोचिए कि मुंबई से कोई शख्स आता है और कहीं पर भी उसकी जांच नहीं होती है और वो शख्स गोरखपुर में आ जाता है। इसी तरह के अलग अलग, कुशीनगर की बात करें, देवरिया की बात करें, संत कबीर नगर में आपको कुछ दिन पहले ही हमारी आपकी जो चर्चा हो रही थी तो मैंने बताया था कि एक ही परिवार से संबंधित 19 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वो भी बाहर से आए थे। तो जो जांचें हैं वो हालांकि इतनी बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है। टेस्टिंग की स्थिति क्या है? किस तरह से टेस्टिंग जो है सरकार कर रही है और कितने बड़े पैमाने पर हो रही है टेस्टिंग? देखिए, इसमें ढिलाई बढ़ती जा रही है और सरकारों के पास भी अगर आप बात करें तो जो पर्याप्त संसाधन होने चाहिए वो नजर नहीं आ रहे हैं। इस कोरोना कहर ने एक बात तो साफ कर दिया है कि सरकारों को बहुत सीख और नसीहत दे दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि तमाम जगहों से दिक्कतें आ रही हैं। तमाम लोग फोन कॉल करते हैं, हम लोगों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें ये अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना पॉजिटिव किसी व्यक्ति के संपर्क में हम लोग आए हों, लिहाजा जांच कराना चाहते हैं। लेकिन जो जांच की व्यवस्थाएं हैं पुख्ता तौर पे, वो उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जांच तो हो जाएगी, लेकिन बाहर अगर छोटे छोटे जो जिले हैं वहां पर तमाम तरह की दिक्कतें, बुनियादी दिक्कतें, जो परेशानियां हैं वो आम लोगों को उठानी पड़ रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी बन रही है, लेकिन कुछ लोग सड़कों पे घूमना अपने आप में पिछले 40 दिन में आपने कैसे देखा सरकार ने कितनी तेजी से काम किया है इस महामारी से निपटने के लिए? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी चुस्त दुरुस्त जो है की गई हैं, कितने टेस्टिंग लैब जो है यहाँ पर बनाए गए हैं? और जैसा मैंने अभी पूछा, भले ही आपने कहा कि टेस्टिंग कम हो रही है, लेकिन क्या कोई एक आंकड़ा सामने आ पाया है कि अभी तक कितनी टेस्टिंग की जा चुकी है?
देखिए कैनात, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बेहतर और एक बड़ा काम किया है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के लिहाज से, 75 जिले हैं यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम, जो 11 अधिकारियों की टीम है, उन्होंने मजबूती से काम किया। और यही वजह है कि जितनी अब तक जो लापरवाहियां जो हमें दिख रही हैं, अगर वो लापरवाही कहीं ना कहीं मजबूती से काम नहीं हुआ होता तो शायद आज आंकड़े, भगवान न करे, वो बहुत कहीं बढ़ गए होते। लेकिन सरकार ने काम किया है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन लापरवाही भी हुई है, कुछ अधिकारियों की वजह से लापरवाहियां हुई हैं। और ये जरूरी नहीं कहना कि हर काम को बखूबी मुख्यमंत्री और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं प्रमुख लेवल के, वो मॉनिटरिंग करें। जो छोटे अधिकारी हैं उनकी भी जवाबदेही होती है, जो अस्पतालों के जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही होती है, आम आदमी की, हमारी और आपकी भी जवाबदेही है। लेकिन कहना सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों से ज्यादा लापरवाह तो हम और आप दिख रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर चलते हैं और सड़कों पर चलने में बहादुर समझते हैं। कहना आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि पास के लिए इन दिनों सोशल स्टेटस सिंबल बन गया है कि सब कोई कहीं ना कहीं जुगाड़ से किसी न किसी माध्यम से पास हासिल करना चाहता है और उस पास के जरिए सड़कों पे निकलकर बिल्कुल यहाँ पर लोग बहाने भी बना रहे हैं कर्फ्यू पास लेने के लिए। अमितेश, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोग भी लापरवाह बने हुए हैं, गंभीरता से इन चीजों को नहीं ले रहे हैं, जबकि इस वक्त जो है सबसे ज्यादा जरूरत इन चीजों को गंभीरता से लेने की है, संजीदा होने की है। अमितेश, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि अब ये जो ढील देने की बात यहाँ पर हो रही है, कितनी ढील आप मानते हैं कि सरकार देने जा रही है, प्रशासन देने वाला है, और कहां पर ये ढील जो है वो दी जा सकती है? कहना देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकार के सामने चुनौती है। चुनौती ये है कि एक रणनीति के तहत ही जो ढील है वो मुहैया कराई जाएगी। और ऐसे में एक आज उच्च स्तरीय जो बैठक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, जो टीम 11 अधिकारी हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि सीनियर जो 11 अधिकारियों की एक टीम बनाई है मुख्यमंत्री ने, उनको टीम 11 का नाम दिया गया है। और ये टीम 11 के साथ लगातार इस पूरे कोरोना कहर पर मुख्यमंत्री संपर्क में रहते हैं। ये रणनीति और जो चिंतन मंथन है मुख्यमंत्री करते रहते हैं इन अधिकारियों को, क्योंकि ये सभी अपने अपने विभाग के सीनियर अधिकारी हैं। तो कोशिश ये की जा रही सरकार के द्वारा कि जो ग्रीन जो इलाके हैं वहां पर सबसे पहले जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराए जाए। उसके बाद से वो धीमे धीमे क्रमबद्ध तरीके से ऑरेंज जो जिले बांटे गए हैं उसमें तमाम जो चीजें हैं वो मुहैया कराई जाए। जो रेड जोन है उनमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं और रेड जोन में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी देखिए कैनात कि लगातार जो मरीजों की संख्या, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कोरोना की आगरा में जो हालात हैं आप समझने की कोशिश करिए कैनात, लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोगों के समझ में नहीं आ रहा क्या करें, भगवान भरोसे हो गए हैं। वहां पर लोग इतना इस कदर बेहाल है कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, गोरखपुर में पहले बताया, संत कबीर नगर, बस्ती, लखनऊ, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो चिंताजनक है। तो सरकार के सामने चुनौती है और इस चुनौती से निपटना होगा सरकारों को, लेकिन हमको और आपको यानी आम जनता, बिल्कुल आम लोगों को भी सतर्क होने की बेहद जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर कोई भी कोरोना कैरियर हो सकता है, जिसके बारे में अभी तक जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि टेस्टिंग प्रोसेस जो है वो अभी उतनी तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से होना चाहिए। जैसे जैसे टेस्टिंग होती जा रही है उतनी तेजी के साथ मामले जो हैं सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन अभी तक हम देखते आ रहे हैं, इतने दिनों में आपने कैसे देखा कि जो संक्रमण के मामले हैं उसकी दर को सरकार कम करने में या स्थिर करने में सफल हो पाई, और अब ये जो लॉकडाउन 3 के दौरान जो छूट देने की बात यहाँ पर सरकार की ओर से की गई है, केंद्र सरकार की ओर से, हरियाणा सरकार उसे कितनी हद तक दे पाने में सक्षम है? ज्यादा था, वहीं लॉकडाउन 2 की बात करें तो संख्या बढ़ा, लेकिन वहीं पे ठीक होने की संख्या भी काफी बढ़ी है। लेकिन अब जो लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है, लॉकडाउन 3 से शुरू होने से ठीक 2 दिन 3 दिन पहले जो हरियाणा में आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया, वो कहीं न कहीं चिंता का विषय हरियाणा सरकार के लिए बना है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो लगभग जो 14 डिस्ट्रिक्ट है, 14 जिला है हरियाणा का, जिसमें जो सभी प्रकार की जो ढील जो है वो देने की सरकार ने काम किया है। और बाकी की जो 8 जिला है उसमें
कुछ तो बिल्कुल रेड जोन है और कुछ को ऑरेंज जोन में डाला गया है। तो अब देखने वाली बात सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिसको ग्रीन जोन बना के जिसमें आप सुविधाएं देने की बात करें, आखिरकार उस सुविधाओं का लोग गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि कल और आज में सिर्फ अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है लॉकडाउन 3 चालू हुए, लेकिन जो सड़कों पे हालात जो है वो वाकई में चिंताजनक है। क्योंकि जो शासन प्रशासन है, जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने लॉकडाउन 1 को निभाया, लॉकडाउन 2 को निभाया, वही अगर लॉकडाउन 3 में अगर चूक हो जाती है तो चिंता की विषय बन सकती है। तो मनीष, जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के भी शुरू होने की बात सामने आ रही थी, दूसरा जो उद्योग धंधे हैं उनके भी शुरू होने की बात सरकार ने की थी, तो अगर ये कुल मिलाकर देखें तो आप कितना देख रहे हैं कि जो सामान्य स्थिति है उसमें अब लौटने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल जो 14 जिले हैं, 14 जिले में सामान्य हालत की अगर बात करें, पटरी पर आने की बात करें तो पटरी पे बिल्कुल आम लोगों का जो जनजीवन है वो पटरी पे धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, वो प्रवासी मजदूर कहीं न कहीं प्रवासी मजदूर कहीं न कहीं एक जिद लगा के बैठे हैं कि हमें घर जाना है। और कल मुख्यमंत्री जो है वो मजदूर संगठन से बात भी करेंगे। मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि आखिरकार इन मजदूरों को या तो समझाया जाएगा या इनको विशेष ट्रेन के साथ या विशेष बसों के साथ घर पहुंचाने वाली बात होगी। मनीष, जल्दी से इस बात का भी जवाब दे दीजिए, कितने प्रवासी मजदूरों की लिस्ट सरकार या प्रशासन ने बना ली है कि उनको दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करवाया जाना है, और कितने मजदूर दूसरे राज्यों से यहाँ आने वाले हैं? देखिए, लगभग हमारे पास जो खबर है वो लगभग 12,500-13 हजार मजदूर की खबर है। और उनको जो मजदूर बार बार कह रहे हैं कि हमें घर जाना है। अगर वो घर जाते हैं तो हरियाणा का औद्योगिक इकाई जो है, जो यूनिट्स है, वो उसमें काम करने वालों की भी कमी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन 3.0 की घोषणा भी यहाँ पर हो चुकी है। समझने की जरूरत है कि हालात अभी कंट्रोल थोड़ा बहुत जरूर हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से काबू में नहीं आए हैं, और अगर कहीं भी लापरवाही बरती गई तो पहले जो स्थिति जिससे गुजरते हुए आ रहे हैं या जिससे बचने की कोशिश हो रही है उसी स्थिति में वापस भी लौट सकते हैं। ऐसे में जरूरत है हर एक व्यक्ति को यह समझने की कि उसे कितनी गंभीरता से लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है और अपने घर के अंदर ही रहना है। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि अभी कोई ये नहीं जानता है कि कौन यहाँ पर कोरोना कैरियर है और संक्रमण कहाँ किससे उसे लग सकता है या कहां पर फैला हुआ है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।